साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैव विविधता और उसका संरक्षण देखेंगे। तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, जैव विविधता क्या है तथा इसके संरक्षण की दो विधियां लिखिए। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जैव विविधता किसे कहते हैं और इसका संरक्षण किस प्रकार से किन दो महत्वपूर्ण विधियों से किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की लगभग 17 से 18 लाख से अधिक प्रजातियों का विवरण मिलता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जैव विविधता नहीं बताएंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो के तौर पर लिखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की लगभग 17 से 18 लाख से अधिक प्रजातियों का विवरण मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिखते हैं कि 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर जैव विविधता को लेकर है कि 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इसके बाद यहाँ पर हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं कि जैव विविधता वास्तव में कहते किसे हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि किसी स्थान में, कोई स्थान है वहाँ पर, तो किसी स्थान में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या। तो कोई स्थान है और वहाँ पर रहने वाली जो अलग अलग प्रजाति रह रही हैं इनकी संख्या और प्रत्येक प्रजाति में पाई जाने वाली आनुवांशिक भिन्नता, और जो वहाँ पर जाति रह रही है, जो प्रजाति है उसमें पाई जाने वाली कैसी विभिन्नता चाहिए, आनुवांशिक विभिन्नता, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है कि किसी स्थान में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या और प्रत्येक प्रजाति में पाई जाने वाली आनुवांशिक भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। या इसे शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। वो विविधता किस प्रकार से होती है, आनुवांशिक होती है। इसके बाद आगे हम लिखते हैं कि जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि हर जगह पर जैव विविधता समान ही होगी। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो भारत में केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो तटीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो हमारी जैव विविधता होती है अलग अलग स्थानों पर वो अलग अलग होती है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो हमारी जैव विविधता होती है, जो जीवों में विविधता होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जो हमारा पर्यावरण है ना, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं संरक्षण की विधियाँ, कि जो हमारी जैव विविधता है इसको हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो संरक्षण की मुख्यतः प्रमुख यहाँ पर हम दो विधियां देखेंगे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है स्वस्थानीय संरक्षण। क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण। और यहाँ पर इसी के अंतर्गत हमारा सेकंड है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है स्वस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं, तो इस संरक्षण के अंतर्गत जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह जंतुओं, जो हमारे जीव जंतु होते हैं, तो स्वस्थानीय संरक्षण में किसका संरक्षण करेंगे, पादप का और जंतुओं का। तो इस संरक्षण के अंतर्गत पादप व जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। तो स्वस्थानीय का मतलब है उन्हीं के स्थान पर, उनका जो निवास है वहीं पर उनको हम सुरक्षा प्रदान कर देंगे। तो उनके प्राकृतिक आवास में उनको हम संरक्षण देते हैं। तो ऐसी विधि को हम लोग बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। अब स्वस्थानीय संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं, मीन्स जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, इनके द्वारा तो सरकार क्या करती है या कोई संस्था है वो क्या करती है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देती है। तो इस प्रकार से उसका हम संरक्षण करते हैं। सेकंड हमारा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है तब हमारे जो पादप हैं, जंतु हैं, इनका संरक्षण हो जाता है। और थर्ड है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उस पादप जंतु को संरक्षण प्रदान करता है उसी के प्राकृतिक आवास में। तो ये जो हमारे तीनों यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं ये हैं स्वस्थानीय संरक्षण।
सेकंड जो हमारा होता है वो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, तो उसे भी हम देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर इनके बारे में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, मीन्स जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं कि भारत सरकार ने देश भर में, अगर हम इंडिया की बात करें तो देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, मीन्स जो हमारे बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र हैं, ये स्थापित किए गए हैं। तो भारत में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। इसके बाद आगे हम यहाँ पर इसी के बारे में बताते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना, ये एक परियोजना लाई गई है 1986 से कार्यान्वित है। तो ये कब से काम कर रही है? 1986 से। तो यहाँ पर जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के बारे में हम दो चीज़ें लिखते हैं। इंडिया में इनकी संख्या बात करें तो 18 है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना है ये कब आया है? 1986 में आया है, तब से ये लगातार ये कार्यान्वित है। इसके बाद सेकंड हम लोग लिखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखते हैं कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पति और जानवरों का संरक्षण करना है। तो प्राकृतिक वनस्पति और जानवरों का संरक्षण प्रदान करता है राष्ट्रीय उद्यान, जिनके जीवन पर विलुप्त होने का खतरा है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग करते क्या है? जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो जानवर हैं, जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, उनका हम लोग संरक्षण करते हैं राष्ट्रीय उद्यान बना करके। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? तो सरकार के द्वारा संरक्षित वन पशु विहार, क्या चीज? वन पशु विहार या फिर पक्षी विहार। तो चाहे हम वन पशु विहार कहें या फिर पक्षी विहार कहें, इनको हम लोग बोलते हैं अभ्यारण्य। इनको क्या बोलते हैं? अभ्यारण्य बोलते हैं। इसका उद्देश्य पशु पक्षी या वन संपदा को सुरक्षित करना है। तो जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो वन संपदा है, इसको सुरक्षित करना ये किसकी जिम्मेदारी है? वन्य जीव अभ्यारण्य की जिम्मेदारी है। तो आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं वह स्थानीय संरक्षण। तो सेकंड हमारा है वह स्थानीय संरक्षण। तो इसमें बताते हैं इस संरक्षण के अंतर्गत जो पादप हैं और जो जंतु हैं, इनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बजाय, मीन्स उनका संरक्षण प्राकृतिक आवास पे नहीं करेंगे, वरना वो तो स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। तो उनके प्राकृतिक स्थान या जो प्राकृतिक आवास है उसके बजाय अन्य रूप से निर्मित किसी कृत्रिम आवास में किया जाता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है? कृत्रिम आवास बना देते हैं और वहां पर उस जंतु, उस पादप को हम लोग संरक्षण प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें जैसे वनस्पतिक उद्यान, जो वनस्पतिक उद्यान बनाए जाते हैं, जंतुआलय जो हमारे चिड़ियाघर, जू बनाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत थर्ड आता है जीन बैंक। तो ये हमारे तीन हो जाएंगे उदाहरण बाह्य स्थानीय संरक्षण के, वनस्पतिक उद्यान, जंतुआलय और जीन बैंक। अब यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वनस्पतिक उद्यान। तो वनस्पतिक उद्यान क्या होते हैं? यह एक प्रकार का उद्यान यानी कि बाग होता है जहां केवल फूल पौधे उगाए जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है वनस्पतिक उद्यान। सेकंड हम लोगों का होता है जंतुआलय। तो जंतुआलय क्या होता है? जंतुआलय मीन्स जो हमारा जू होता है, वह स्थान जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी को रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अनेक प्रकार के पशु पक्षी को रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है? तो इसमें आनुवांशिक सामग्री का संरक्षण होता है। इसमें क्या करते हैं? जो हमारे आनुवांशिक लक्षण हैं उनका हम लोग यहाँ पर संरक्षण करते हैं। जैसे हमारे बीज हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे, तक संवर्धन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है, इसकी तीन विधियां जो हमारी होती हैं, वनस्पतिक उद्यान, जंतुआलय और जीन बैंक, भी क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है जैव विविधता और इसका संरक्षण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी स्थान पर रहने वाली जो विभिन्न प्रजातियां हैं, इनकी संख्या और इसमें जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है, इसे हम जैव विविधता कहते हैं। संरक्षण दो प्रकार से करते हैं, स्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो आप लोगों को जैव विविधता क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।